औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। आज मैं आपके सामने चैप्टर नंबर 3 जो मोशन का चैप्टर है आपका, इसके पास पेपर्स के एमसीक्यूज़ लेकर हाजिर हुआ हूँ, इस उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत कारआमद साबित होगी और ये आपको अपकमिंग बोर्ड एग्ज़ाम में हेल्प करेगी। आइए इसका आगाज़ करते हैं। तो ये पहला एमसीक्यू आपके सामने आ रहा है। यहाँ पर आसान क्वेश्चन है बेटे कि आपको बताया जा रहा है कि एक बॉडी है जो कि लेट सपोज ये एक पॉइंट ए है जिस पर 2 मीटर मार्क का निशान लगा हुआ है। ये 2 मीटर मार्क से 8 मीटर मार्क तक के निशान पर, यानी पॉइंट बी आप समझ लें कि 8 मीटर का मार्क है, जाती है और फिर दोबारा 2 मीटर मार्क पर वापस आती है। तो इस दौरान में इसने ये पूरा डिस्टेंस कवर किया 3 सेकंड के अंदर, और ये हमसे अब इसकी एवरेज स्पीड मांग रहा है कि इस बॉडी की स्पीड क्या होगी। तो एक बार मैं फिर रिपीट करूं कि ये 2 मीटर मार्क पर ए का निशान है सपोज कर लें आप, और ये जो बी का निशान है ये 8 मीटर मार्क पर है। तो इट मीन जब ये जाएगी तो 6 मीटर ये जाते हुए कवर करेगी और फिर जब दोबारा बैक टू ए वापस आएगी तो 6 मीटर ये आते हुए कवर करेगी। तो इट मीन टोटल डिस्टेंस ये कवर कर रही है वो 12 मीटर का है और टाइम हमें 3 सेकंड का दिया हुआ है। तो आपको पता है स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस 6 मीटर जाते हुए कवर किया और 6 मीटर आते हुए कवर किया, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 12 मीटर। तो हमने लगाया स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ऊपर 12 आ गया, नीचे 3 आ गया और ये कैंसिल हो गया, 3 4 12, तो 4 आपकी स्पीड। इट मीन थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं आगे। ये एमसीक्यू अगला आपके सामने आया है जहां पर आपसे पूछ रहा है कि एक अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कांस्टेंट अनबैलेंस फोर्स, यानी किसी बॉडी पर कोई फोर्स लग रही है जो कि अनबैलेंस है, मगर ख़ास बात यह है कि उसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। तो अब बताना ये कि बॉडी जब मूव कर रही होगी तो इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन उसके लिए करेक्ट होगा। तो क्योंकि बेटा जहाँ भी फोर्स एक्ट करती है आपको पता है F इक्वल टू एम ए, वहाँ पर एक्सेलरेशन होता है, और क्योंकि यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स एक्ट कर रही है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा। मगर क्योंकि बॉडी के थ्रू आउट मोशन उस फोर्स की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो इसलिए हम यहाँ पर ये कहेंगे कि ये बॉडी मूव कर रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, यानी फोर्स इस पे लग रही है मगर वो इसकी एक्सेलरेशन को चेंज नहीं कर रही, एक्सेलरेशन इसकी कंटिन्यू कांस्टेंट रहेगी। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं आगे। हम आ गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। यहाँ पर ये एमसीक्यू पास्ट ईयर में आया था। आपसे पूछ रहा है कि एक हेलीकॉप्टर है जिसका मास आपको दिया हुआ है, राइजेस वर्टिकली विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकंड, व्हाट रिजल्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन द हेलीकॉप्टर। यहाँ पूछा ही जा रहा है कि इट इज़ अ केस ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, कि आपके पास एक हेलीकॉप्टर है मगर ये मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, यानी इसकी जो स्पीड की मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, और इट मीन जब स्पीड कांस्टेंट होगी तो उसके पास एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। और यहाँ पे पूछ रहा है कि बताएं अब रिजल्टेंट फोर्स जो हेलीकॉप्टर पे एक्ट कर रही होगी वो क्या है। तो इसका आंसर 0 आएगा क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है और नो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट ऑन द हेलीकॉप्टर, यानी जितनी डाउनवर्ड फोर्स होगी उतनी अपवर्ड फोर्स वो इंजन उसका लगाएगा और दोनों फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाएंगी और रिजल्टेंट फोर्स इसकी 0 हो जाएगी। 0 इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। अगला एमसीक्यू पास्ट ईयर में आ चुका है कि यहाँ पर फ्रिक्शन की एक टाइप है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इसके बारे में पूछ रहा है कि ये कंपेयर कर रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन को स्टैटिक फ्रिक्शन से। याद रहे काइनेटिक फ्रिक्शन होती है ऐसे ऑब्जेक्ट्स में जो मोशन कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, और स्टैटिक फ्रिक्शन होती है उन ऑब्जेक्ट में जो रुके हुए होते हैं। तो याद रहे कि काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा कम होती है स्टैटिक फ्रिक्शन से, काइनेटिक फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है। तो यहाँ पर ये ब्लैंक यही पूछ रहा है कि काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा क्या होगी, तो लेसर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होगी। चलते हैं आगे।
अगला एमसीक्यू आपके सामने आ गया है जहां पर एक टाइप का न्यूमेरिकल छोटा सा इन्होंने दिया हुआ है। ये पास्ट ईयर में काफ़ी बार आ चुका है कि यहाँ पे डिस्टेंस मांग रहा है, हाउ मैनी मीटर, ये डिस्टेंस मांग रहा है। एक 20 kg बॉल है जो कि स्टार्ट कर रही है रेस से और फिर वो फ्रीली फॉल करेगी और 1 सेकंड बाद उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा ये हमें पूछा जा रहा है। तो सवाल मैं फिर रिपीट करूंगा, जस्ट लाइक मैट्रिक न्यूमेरिकल, कि आपको डिस्टेंस मांगा जा रहा है कि 1 सेकंड के बाद ऐसी बॉडी जो फ्रीली फॉल कर रही थी वो कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी। नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, तो इनमें हमने यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करना है और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने यहाँ पे लगाई है आपके सामने। याद रहे बेटे, एमसीक्यूज मैथमेटिकली भी सॉल्व होते हैं, तो यहाँ पर ये न्यूमेरिकल टाइप का आया है तो मैं सजेस्ट यही करूँगा कि जब भी एमसीक्यू मैथमेटिकल आए तो आप पेंसिल से उसको साइड पे करें सॉल्व और फिर इसका आंसर निकालें। तो यहाँ पर सेकंड इक्वेशन लगाई गई, वी आई क्योंकि ये स्टार्ट रेस से कर रहा है तो वी आई 0 हो गई और फ्रीली फॉल कर रहा है ग्रेविटी में तो एक्सेलरेशन 9.8 हो गई, टाइम 1 सेकेंड। हम गए, हमने तमाम वैल्यूज को डेटा में पुट करा फॉर्मूले में और यूं रिजल्टेंट आपका आंसर आ गया 4.9 मीटर। इट मीन लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने आया है जो कि बहुत आसान सा है कि यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन के कोफिशिएंट के बारे में एक रिलेशन मांग रहा है, यानी कह रहा है कि आप जो म्यू इसका कोफिशिएंट होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का वो किसके बराबर होगा। तो मैंने साइड पे आपको लिख के दिखाया कि फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला है F=μr और इसको आप जब म्यू के लिए अरेंज करेंगे तो जाएगा F/r, जहाँ पे F आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स है और R आपका नॉर्मल रिएक्शन है, तो F/r ये म्यू के बराबर है, तो इट इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपके सामने जहां पर ये कह रहा है कि अगर टाइम इंटरवल बहुत थोड़ा हो, बहुत छोटा हो, यानी बहुत ही इंस्टेंटली कोई इवेंट हो रहा हो, यानी बहुत थोड़ी से लम्हे के लिए कोई मोशन हो रहा हो, उस टाइम पर ऑब्जर्वेशन हो, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड। तो एज यू नो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है, लेकिन क्योंकि बहुत थोड़े अरसे के लिए टाइम है तो वो कहलाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इट मीन्स कि ये ऑप्शन आपका करेक्ट है क्योंकि टाइम आपका बहुत थोड़ा है यहाँ पर, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। अगला सवाल आपके सामने आ गया है जहां पर ये फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में चैप्टर 3 के अंदर लास्ट में दिया हुआ है। तो वहां पर फ्रिक्शन की एक टाइप है फ्लूइड फ्रिक्शन, यानी जिसके अंदर कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में डाउनवर्ड मूव करता है और वो फ्लूइड उस पर ड्रैगिंग फोर्स अपथ्रस्ट लगाता है। तो ये उस सिचुएशन में आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा हो किसी विस्कस फ्लूइड में विद टर्मिनल वेलोसिटी, तो इट्स वेलोसिटी इज। तो बेटे जब ये आप टॉपिक को पढ़ेंगे वहां पर तो आपको अंदाजा होगा कि जब कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट फ्लूइड में जाता है तो एक आहिस्ता आहिस्ता उसके पास वेलोसिटी एक पॉइंट पर ऐसी अचीव हो जाती है जहां पर आने के बाद उसकी वेलोसिटी फिर यूनिफॉर्म हो जाती है, यानी कि वो वेलोसिटी होती है टर्मिनल वेलोसिटी। तो यहाँ पर वो यही कह रहा है कि जब वो टर्मिनल वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा डाउनवर्ड तो उस सूरत में ये वेलोसिटी कैसी होगी। जब ये टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेगा तो उस पॉइंट पर आकर बेटा इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है और ये कभी चेंज नहीं होगी। इट मीन्स रिमेन्स कांस्टेंट इज द करेक्ट आंसर। मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा कि जब ये डाउनवर्ड आता है तो एक पॉइंट पे बढ़ते बढ़ते वेलोसिटीज की एक पॉइंट पर अपनी एक कांस्टेंट वैल्यू को अचीव कर लेती है जिसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती। उस वेलोसिटी का नाम है टर्मिनल वेलोसिटी और उसी से फिर ये ऑब्जेक्ट उस फ्लूइड के अंदर मूव करता है। तो जब वो अचीव हो जाए तो फिर वो कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द मोशन। तो रिमेन्स कांस्टेंट द करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। अगले क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं जहां पर एक बस के बारे में बताया जा रहा है कि एक बस का वेट दिया हुआ है और वो मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से और इसकी एक्सेलरेशन, तो जैसे कि नाम से यहाँ पर जाहिर है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन यहाँ पर 0 होगा। तो 0 इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। नेक्स्ट सवाल फिर दोबारा से फ्लूइड फ्रिक्शन के हवाले से आ गया है कि स्टोक्स ने
ये स्टोक्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस फ्रिक्शनल फोर्स को दिया फ्लूइड के अंदर, और ये फोर्स का मैंने नीचे फॉर्मूला भी लिख के आपको दिखाया है, 6 पाई ईटा आर वी। ईटा यहाँ पे कोएफिशिएंट विस्कोसिटी है कि जिस फ्लूइड के अंदर वो ऑब्जेक्ट जा रहा होता है, ये उस पर डिपेंड करता है। आर उस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का रेडियस है और वी उसकी टर्मिनल वेलोसिटी है। तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं आपसे कि स्टोक्स लॉ को हम कहाँ अप्लाई करेंगे। तो ये तो बहुत सिंपल, जो आपने टॉपिक पढ़ा हुआ ही होगा। तो ये मोशन थ्रू विस्कस मीडियम पे अप्लाई होता है। तो मूविंग बॉडीज यहाँ पर आप देख सकते हैं थ्रू विस्कस मीडियम, यही आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट एमसीक्यू के सामने आ गया कि यहाँ पर वेलोसिटी बॉडी की डिक्रीज कर रही है, यानी ब्रेक लगाए गए, तो पूछ रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो इस सूरत में कैसी होगी। तो बहुत ही इजी है कि वेलोसिटी बढ़ नहीं रही है बल्कि डिक्रीज हुई है। जिस डायरेक्शन वेलोसिटी जा रही थी एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में नहीं है, बल्कि एक्सेलरेशन उसकी अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर अपोजिट टू द डायरेक्शन वेलोसिटी इज द करेक्ट आंसर। यानी अगर इंक्रीज करती तो उसके पैरेलल हो जाती है एक्सेलरेशन वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पर डिक्रीज हो रही है, इसलिए एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट होगी वेलोसिटी की डायरेक्शन के। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बार पास्ट ईयर में आ चुका है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में पूछ रहा है कि किसके बराबर होगा। तो मैंने यहाँ पर आपके सामने मैथमेटिकली इस बात को करके दिखाया है कि आपको ये आसान लगे कि हमने F इक्वल टू एम ए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करा, फिर ए की ला की फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू रख दी VF माइनस VI अपॉन टी, फिर m का ब्रैकेट खोला तो m जाके दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, एंड एज यू नो मास इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो ये आपका हो गया MVF के से फाइनल मोमेंटम, ये हो गया आपका इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। तो फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा चेंज, और डिवाइड हो रहा है टाइम से, तो रेट ऑफ चेंज इज इक्वल टू फोर्स। इट इज फोर्स इज द करेक्ट आंसर। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, बहुत इजी सा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को ऑब्जर्व किया जा रहा हो और ये नोट किया जाए कि जो उसकी एवरेज वेलोसिटी है और जो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है किसी लम्हे के लिए, अगर वो दोनों ही सेम आ रही हों, किसी ने ऑब्जर्व किया और दोनों ही सेम आ रही हो, तो ये बात बहुत सिंपल है कि वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। अगला सवाल आ गया है जो कि मोशन की टाइप्स में से एक टाइप है जिसको हम कहते हैं स्पिन मोशन। यानी यहाँ पर इन्होंने 4 मोशन के नाम दिए हुए हैं, उनमें से पिक करना है कि जो दिया हुआ सवाल है वो किसकी बात कर रहा है। तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी पासिस थ्रू द बॉडी इटसेल्फ देन इट्स मोशन इज कॉल्ड। यानी यहाँ पर ये आपको स्पिनर मैंने बना के समझाया है कि यहाँ पर जब ये स्पिन करता है तो इसका जो एक्सिस होता है इसके मोशन का, वो इसकी बॉडी का ही पार्ट होता है, बॉडी से पास कर रहा होता है। जैसे पंखे को आप ले लें या गाड़ी के पहिए को आप ले लें या लट्टू को आप ले लें, ये तमाम एग्जाम्पल्स के अंदर ये बॉडी जब मूव करती है तो जो उनकी मोशन का एक्सिस है वो उनकी बॉडी से पास कर रहा होता है, इसलिए इस मोशन को हम कहते हैं स्पिन मोशन। तो स्पिन मोशन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। अगला सवाल आ गया, दोबारा रिलेटेड है फ्लूइड फ्रिक्शन से, कि यहाँ पर फ्लूइड की प्रॉपर्टी के बारे में पूछ रहे हैं जिसमें वो रेजिस्ट करता है अपने अंदर फ्लो को। तो ये कहलाती है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी ही इसकी वो एबिलिटी है जिसमें वो किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को अपने अंदर मूव करने से रेजिस्टेंस देता है। तो उनकी इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं विस्कोसिटी। चलते हैं आगे। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने आ गया है जहां पर एक हेलीकॉप्टर की बात हो रही है कि ये उसका वेट है और वो मूव कर रहा है अब विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। तो ये इस टाइप का एमसीक्यू मैंने शुरू में भी आपको दिखाया था, वहां पे वो मांग रहा था रिजल्टेंट फोर्स ऑन द हेलीकॉप्टर। पर यहाँ जरा ख्याल कीजिएगा कि थोड़ा सा उन्होंने अंदाज को चेंज करा है कि यहाँ पर जो हेलीकॉप्टर का इंजन जो उसको मूव कर रहा है ये उसकी फोर्स की बात कर रहा है कि हेलीकॉप्टर का अपना वेट 3920 न्यूटन है, और अगर हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है तो इट मीन्स वो अपने इंजन से इतनी ही फोर्स अगर मिलती है उसको तो फिर वो डाउनवर्ड भी नहीं जाएगा और अपवर्ड जाते हुए वो इस वेट के फोर्स को बैलेंस कर देगा।
इट मीन्स कि जो फोर्स हेलीकॉप्टर की जाने से लग रही है वो भी उसके वेट के ही बराबर होगी। इसी वजह से उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, यानी यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स उस पर 0 ही आएगी, लेकिन जो इंजन फोर्स लगा रहा होगा वो 3920 वेट के ही बराबर होगी, तभी ही ये कांस्टेंट स्पीड को सिचुएशन को अचीव करेगा। तो इसका आंसर करेक्ट होगा 3920। चलते हैं आगे। एक बार फिर ये न्यूमेरिकल टाइप का आपके सामने आ गया है। पास्ट ईयर में इस टाइप के एमसीक्यूज काफ़ी बार आए हैं कि एक 1 किलोग्राम का स्टोन इन मास दिया हुआ है फॉलिंग फ्रीली, तो एक बार फिर ए जी के बराबर है 9.8, हाइट दी हुई है 10 मीटर, स्ट्राइक द ग्राउंड वेलोसिटी ऑफ, यानी यहाँ पे हुआ ये कि वो पूछ रहा है कि जब वो ग्राउंड को जाकर हिट करेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी जिस इंस्टेंट पर टकराएगा। तो यहाँ भी हम ये अज्यूम करेंगे इसने स्टार्ट किया 0 से, यानी वी आई इसकी 0 है, रेस्ट से स्टार्ट करा है, और हम इस पे लगा देंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये मैंने आपके सामने लगाई है। नीचे जा रहे हैं, जी को 9.8 लेंगे, ऐसा आपका दिया हुआ है 10 मीटर के, 10 मीटर के हाइट से वो नीचे गिरता है, और फिर ये आपसे वी आई 0 हो गई। अब वैल्यूज पे जाके हमने पुट करा और एंड में आपने रूट ले लिया, तो आंसर आ रहा है 14 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से जाकर वो ग्राउंड से हिट करेगा। चलते हैं आगे। अगला एमसीक्यू रिलेटेड है, आपका एक टॉपिक है चैप्टर 3 में इंक्लाइंड प्लेन, उसके हवाले से कि यहाँ पर एक बॉडी की एक्सेलरेशन मांग रहा है लेकिन मूव कर रही है डाउन ऑन अ फ्रिक्शन लेस प्लेन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री। तो ये चैप्टर 3 में थ्योरी में आपने पढ़ा है कि आपने फॉर्मूला ड्राइव किया इक्वल टू जी साइन थीटा, ये फ्रिक्शन लेस प्लेन पर जो इंक्लाइंड होता है उस पर हमने एक्सेलरेशन बनाई है बॉडी की, जो मास पे डिपेंड नहीं करती। तो यहाँ आपने बस जाना है और थीटा की वैल्यू रख देनी है, जी को 9.8 रख देना है, साइन 30.5, तो ये आंसर आपका आ जाएगा 4.9। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो बेटा यहाँ मैंने आपके सामने चैप्टर नंबर 3 से पास पेपर के एमसीक्यूज डिस्कस करे हैं, और मैं एमसीक्यूज की टेक्निक यही आपसे शेयर करूंगा कि ये आपको पढ़कर कॉन्सेप्ट बनाकर, और जब तक आप खुद सर्च नहीं करेंगे चीज़ों को, ये पक्के नहीं होंगे। तो देखिए, मेरा यहाँ पर इस वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जो पास पेपर के एमसीक्यू जो आपको एक साथ दिखाई दे दें, अब आप पहले इनको अच्छी तरह से तैयार करें और ये मुतमईन हो कि 3 ऑप्शंस क्यों गलत हैं और एक ऑप्शन क्यों करेक्ट है, और फिर जब आप इनको करें तो इनको समझें, क्योंकि ये एमसीक्यू हो सकता है एज इट इज़ एग्जाम में ना आए, इसमें माइनर सा चेंज आए, लेकिन वो चेंज वाला एमसीक्यू आप सही कर लेंगे अगर आपने इसको समझा हुआ होगा, कॉन्सेप्ट बनाए हुए होंगे। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप इसको याद करने के साथ साथ समझें कि इसमें यह आंसर क्यों आ रहा है। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह।